नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कई राज्यों में मतगणना की प्रक्रिया जारी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक बाइडेन ने ट्रंप पर बढ़त बनाई हुई है। हालांकि कई जगहों पर दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप से 132 के मुकाबले 205 इलेक्टोरल वोट से आगे हैं। अमेरिका में बहुमत के लिए 270 का आंकड़ा छूना जरूरी है। तो जिस तरीके के फिलहाल अभी सामने आ रहे हैं रिजल्ट, वो ही सामने दिखा रहे हैं कि 205 पर बाइडेन बढ़ते हुए आगे नजर आ रहे हैं। और बेसिकली अगर इसमें देखिए तो कुल मिलाकर कुछ ऐसे स्विंग स्टेट है जिन पर नजर बनी हुई है, क्योंकि यही उछाल अचानक से पैदा करेंगे। जैसे कि 205 डेमोक्रेटिक के जो वोट हैं, अभी अचानक से 6 या 7 नहीं हो सकते। एक उछाल अचानक से उसमें महसूस होगा, क्योंकि फ्लोरिडा के अगर आप देखिए तो 29 इलेक्टोरल वोट है, पेंसिल्वेनिया के 20 इलेक्टोरल वोट हैं, और ये किस पाले में जाते हैं इन पर नजर रहेगी। अमेरिका में इस बार का राष्ट्रपति चुनाव दुनिया का सबसे महंगा चुनाव साबित हुआ, और एक अनुमान के मुताबिक इस बार अमेरिका में $11 बिलियन यानी करीब 80,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और ये भारत में हुए 2019 के लोकसभा चुनावों से करीब 50% ज्यादा है। इसलिए इसे दुनिया का सबसे महंगा चुनाव कहा जा रहा है। कोरोना वायरस के खतरे ने इस बार भले ही अमेरिकी चुनाव में प्रचार के तौर तरीके बदल दिए, लेकिन इससे चुनावी खर्च घटने की बजाय बढ़ ही गया। जनसभाओं की संख्या घटी, इवेंट्स पर पैसे कम खर्च हुए और चुनावी यात्राओं में कमी आई। लेकिन प्रचार पर खर्च ने ऐसा उछाल मारा कि यह दुनिया का सबसे महंगा चुनाव बन गया। सेंटर फॉर रेस्पॉन्सिव पॉलिटिक्स के अनुमान के मुताबिक इस बार अमेरिकी चुनाव अभियान में करीब 79,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो 2019 के भारत के लोकसभा चुनाव से करीब 50% ज्यादा है। जाहिर है, खर्च के मामले में अमेरिकी चुनाव ने भारत के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिसे अब तक का सबसे महंगा चुनाव माना जा रहा था। भारत की तुलना अमेरिका से किसी मामले में हो या ना हो, लेकिन चुनाव अभियान में हुए खर्च की अगर तुलना करें तो कई दिलचस्प तथ्य सामने आते हैं। अमेरिका और भारत के बीच बीते 4 चुनावों में खर्चों की तुलना करें तो 2020 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का खर्च करीब 79,000 करोड़ रुपए हुआ, तो वहीं एक साल पहले भारत में लोकसभा चुनाव का खर्च करीब 50,000 करोड़ रुपए हुआ था। इसी तरह 2016 में अमेरिका में 47,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, तो भारत में 2014 में 30,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान 2012 में 46,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, तो 2009 में भारत में 20,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इससे पहले 2008 में अमेरिका में 38,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, तो 2004 में भारत में 14,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। आंकड़े बताते हैं कि चुनावी खर्च के मामले में विकासशील देश भारत से विकसित देश अमेरिका की तुलना मुमकिन है। जहां तक चुनावी फंड जुटाने की बात है, तो पिछले चुनाव की तरह रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप इस बार भी जो बिडेन से इस मामले में पिछड़ गए। 2016 में ट्रंप से ज्यादा फंड जुटाकर ज्यादा खर्च करने के बावजूद हिलेरी क्लिंटन हार गई थी। उस वक्त फंड जुटाने में आगे रही हिलेरी क्लिंटन की तरह इस बार भी डेमोक्रेटिक पार्टी के ही जो बाइडेन बाजी मार ले गए। हालांकि खींच मिटाने के लिए ट्रंप ये कहते सुनाई पड़े कि वो बाइडेन की तरह लॉबी करने वालों और वॉशिंगटन के गिद्धों के पिछलग्गू नहीं बन सकते, लेकिन वो चाह लें तो फंड जमा करने के बादशाह बन सकते हैं। I could be the king of all fundraisers. I would be the greatest that ever lived. चूंकि इस बार दुनिया कोरोना की चपेट में है, तो इसका असर अमेरिका के चुनाव पर भी दिखा। उम्मीदवारों ने 2016 चुनाव के मुकाबले इस बार ट्रैवल और इवेंट्स पर पैसा कम खर्च किया। इस बार मीडिया पर खर्च कई गुना बढ़ गया। ट्रंप और बाइडेन ने ऑनलाइन विज्ञापनों पर रिकॉर्ड तोड़ खर्च किए। इन विज्ञापनों का इस्तेमाल नए डोनर्स को अपने पाले में लाने और समर्थकों को मेल इन बैलेट का इस्तेमाल करने की अपील करने में हुआ।
अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कई राज्यों में मतगणना की प्रक्रिया जारी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक बाइडेन ने ट्रंप पर बढ़त बनाई हुई है। हालांकि कई जगहों पर दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप से 136 के मुकाबले 205 इलेक्टोरल वोट से आगे हैं। अमेरिका में बहुमत के लिए 270 का आंकड़ा छूना जरूरी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में इस बार एक नया रंग भी नजर आया है और वो रंग है हिंदुत्व का। अब से पहले राष्ट्रपति के चुनाव में भारतीय वोटों का महत्व तो बहुत ज्यादा होता था, लेकिन अमेरिका में भारतीयों को सिर्फ भारतीयता के आधार पर ही देखा जाता था। लेकिन इस बार भारतीयों में हिंदू समुदाय की खास अहमियत देखी गई। डेमोक्रेट यानी जो बाइडेन की पार्टी और रिपब्लिकन यानी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी ने अपने अपने स्तर पर हिंदुओं को लुभाने के लिए अभियान भी चलाए। Indian people would be voting for Trump. What in God's name are we doing? It's embarrassing and it's dangerous. अमेरिकी चुनाव में हिंदुत्व का तड़का। We have great support from India. ट्रंप बाइडेन के लिए हिंदुओं को रिझाने के अभियान। अमेरिका के चुनाव में भारतीय मूल के लोगों की बहुत अहमियत पहले से रही है, लेकिन इस बार चुनाव में एक अलग ही रंग देखने को मिला। वो रंग है हिंदुत्व का। अमेरिका में बसे भारतीयों की एक ही पहचान है, इंडियन अमेरिकन। लेकिन इस बार के वहां के चुनाव में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी ने हिंदुओं के लिए खास अभियान चलाया। उन्हें मुसलमानों से अलग करके देखा जाने लगा। जैसा कि भारत में राजनीतिक पार्टियों के ऊपर आरोप लगते हैं, वैसी ही झलक अमेरिका के चुनाव में देखने को मिली थी। इस बार हिंदुओं के लिए दोनों पार्टियों को अलग से अभियान क्यों चलाना पड़ा, उसके पीछे भी खास वजह है। अमेरिका में भारतीय मूल के 45 लाख लोग रहते हैं। इनमें 20 लाख से ज्यादा हिंदू हैं। साथ ही भारतीयों के वोट 8 राज्यों में निर्णायक भी हैं। 2016 में ट्रंप को 16% भारतीयों के वोट मिले थे। इन्हीं 45 लाख वोटों पर दोनों पार्टियों की नजर रही, लेकिन इस बार हिंदुओं को अलग नजरिए से देखा गया। हिंदू अस्मिता, हिंदू पहचान को ध्यान में रखकर दोनों पार्टियां चुनाव में उतरी। अमेरिकी राष्ट्रपति निवास यानी कि व्हाइट हाउस में हिंदू त्योहारों के नाम पर ज्यादा से ज्यादा दिवाली मनाने की परंपरा थी, लेकिन इस चुनावी सीजन में ट्रंप और जो बाइडेन दोनों ने खुलकर हिंदू कार्ड खेला है। डेमोक्रेट पार्टी से राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बाइडेन ने तो उपराष्ट्रपति पद की दावेदारी के लिए भी भारतीय मूल की हिंदू महिला कमला हैरिस को उतारा। साथ ही गणेश चतुर्थी के मौके पर भी तमाम हिंदुओं को बधाई दी। अमेरिकी चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदुओं के लिए अलग से अभियान चलाए गए। हिंदू मतदाताओं को रिझाने के लिए दोनों पार्टियां पीछे नहीं रही। रिपब्लिकन पार्टी यानी ट्रंप की पार्टी ने 14 अगस्त को हिंदू वॉइसेस फॉर ट्रंप अभियान शुरू किया। उसके बाद 9 सितंबर को डेमोक्रेटिक पार्टी यानी जो बाइडेन की पार्टी को भी हिंदू अमेरिकन फॉर बाइडेन अभियान शुरू करना पड़ा। ट्रंप के खेमे ने हिंदुओं के खिलाफ होने वाले अपराध रोकने का वादा किया। ऐसा ही वादा डेमोक्रेट्स ने भी हिंदुओं से किया। ट्रंप की पार्टी ने वादा किया कि अमेरिका में हिंदुओं के पूजा स्थलों की सुरक्षा की जाएगी, और ऐसा ही वादा डेमोक्रेट्स को भी करना पड़ा। दोनों पार्टियों के इन वादों के पीछे हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और पूजा स्थलों पर होने वाले हमले वजह रहे। लेकिन सवाल यह भी है कि इस बार अमेरिकी चुनाव में हिंदुत्व का उभार हुआ कैसे। President of the United States of America, Mr. Donald Trump. I have the honor to introduce you to my family. 23 अगस्त 2020 को ट्रंप की रणनीतिक सलाहकार किम्बरले गल्फोएल ने यह ट्वीट किया। इसमें लिखा गया कि भारत के साथ अमेरिका के गहरे रिश्ते हैं और हमारे अभियान को भारतीय अमेरिकियों का बड़ा समर्थन मिल रहा है। इसके लिए वो वीडियो भी जारी किया गया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप का मोटेरा स्टेडियम में स्वागत किया था। मोदी राजनीति के कितने बड़े रॉक स्टार हैं, वो ये बात करीब करीब अपने हर अमेरिकी दौरे पर साबित कर चुके हैं। ट्रंप मोदी की इसी लोकप्रियता को भुनाना चाहते थे।
वहाँ इलेक्टोरल कॉलेज है। इलेक्टोरल कॉलेज में एग्जाम्पल उदाहरण के लिए टेक्सास राज्य के 38 वोट हैं। 270 वोट जो पाएगा वो जीत जाएगा। तो 38 वोट एक ही राज्य से अगर आ रहे हैं तो इसलिए भारतीय आबादी वहाँ है, और भारतीय आबादी आमतौर पे इनको वोट नहीं देती रही है। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी के मित्र के रूप में अपने को इन्होंने प्रस्तुत करके उसका फायदा लिया है, और उसकी वजह से इनको फायदा हो रहा है। अमेरिका में बसे हिंदुओं की धार्मिक पहचान और उनके राजनीतिक महत्व को समझते हुए डेमोक्रेट्स ने भी हिंदू कार्ड खेला, हिंदुओं के लिए राजनीतिक अभियान भी चलाए और कमला हैरिस को मैदान में उतारा गया। कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं और उन्होंने ट्विटर पर अपने भारतीय पहचान को जाहिर करने के साथ साथ लोकतंत्र की अहमियत पर एक वीडियो भी जारी किया। My grandfather would take me on his morning walk. All of his buddies who also were great leaders, and they would talk about the importance of fighting for democracy. अमेरिका में पहली बार धर्म के आधार पर चुनाव लड़ा गया है, यानी करीब करीब वैसे ही जैसे कि भारत में चुनाव लड़े जाते हैं। ये बहुत बड़ा चुनाव है 3 नवंबर को जो हो रहा है। पूरी की पूरी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन होना है, 2/3 सेनेट का चुनाव होना है, राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का आप देख ही रहे होना है, और राज्यों के जो सदन है उनका भी चुनाव होना है। तो बड़ा चुनाव है, और कैंपेन और सारी चीजें भारत की तरह ही होती हैं वहाँ। अब तक भारतीयों को अमेरिका में अर्थव्यवस्था का पहिया घुमाने और राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले समुदाय के तौर पर देखा जाता था, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि भारतवंशियों में सबसे खास तरजीह हिंदुओं को दी गई और उनके लिए अलग से अभियान चलाए गए। अमेरिका के राष्ट्रपति को दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति माना जाता है, लेकिन अपने राष्ट्रपति को चुनने के लिए अमेरिका ने जो तरीका अपनाया है वो आसान नहीं है। भारत की तरह अमेरिका भी एक लोकतांत्रिक देश है जहां वोट के जरिए राष्ट्रपति चुने जाते हैं, लेकिन यहां एक कठिन और लंबी प्रक्रिया से राष्ट्रपति चुने जाते हैं। अमेरिका में चुनाव किस तरह होते हैं, जरा इस पर एक नजर डालते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए इस बार रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बाइडेन आमने सामने रहे, जिस मुकाबले पर लंबे वक्त से दुनिया की नजर थी। कोरोना संकट के बावजूद उसे लेकर अमेरिका में खासा उत्साह नजर आया, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है जितनी बाहर से दिखाई देती है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव वही लड़ सकता है जो 3 शर्तें पूरी करता हो। शर्त नंबर 1, अमेरिका का नागरिक होना जरूरी है। पहली शर्त यह है कि उसकी पैदाइश अमेरिका की हो और वो अमेरिका का ही नागरिक हो। दूसरी शर्त के मुताबिक उम्मीदवार की उम्र कम से कम 35 वर्ष हो, और आखिरी शर्त यह है कि दावेदार बीते 14 साल से अमेरिका में ही रह रहा हो। अमेरिका और भारत दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र, लेकिन दोनों में ही चुनाव में सरकार चुनने की प्रक्रिया पूरी तरह से अलग होती है। अमेरिका में यूं तो बाकी पार्टियां भी चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन 2 ही पार्टियों में मुख्य मुकाबला होता है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स। हर बार चुनावी घमासान इन्हीं 2 पार्टियों के बीच होता है। अमेरिका में चुनावी प्रक्रिया भी बेहद जटिल है। हर लोकतांत्रिक देश की तरह अमेरिका में भी कई लोग राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। अपनी उम्मीदवारी के लिए इन्हें पहले कदम के रूप में अपनी विचारधारा वाली पार्टी में शामिल होकर दावेदारी पेश करना पड़ता है। ये सभी अपने दल के सदस्यों का समर्थन जुटाने के लिए अपने अपने इलाकों में प्रचार करते हैं। किसी एक राज्य या इलाके में कई दावेदार हो सकते हैं, लेकिन पार्टी एक इलाके में एक दावेदार को ही रेस में आगे बढ़ने का मौका देती है। कौन इस रेस में आगे जाएगा, इसका फैसला भी लोकतांत्रिक तरीके से ही होता है। चुनाव की ये प्रक्रिया 2 तरह से होती है। इसके बाद इनके चुनाव की बारी आती है, जिसके 2 तरीके हैं। पहला प्राइमरी और दूसरा कॉकसस। प्राइमरी चुनाव राज्य सरकारें कराती है। ये चुनाव खुले या बंद तरीके से होते हैं। खुले रूप में चुनाव में पार्टी के समर्थकों के साथ ही आम जनता भी वोट के जरिए उम्मीदवार चुनती है, जबकि बंद रूप से मतदान में सिर्फ पार्टी से जुड़े समर्थक ही उम्मीदवार के लिए वोटिंग करते हैं। ज्यादातर राज्य प्राइमरी तरीका ही अपनाते हैं। दूसरा तरीका कॉकस है।
जिसमें पार्टी के समर्थक एक जगह जमा होते हैं और अलग अलग उम्मीदवारों की अलग अलग मुद्दों पर राय सुनकर किसी एक उम्मीदवार को हाथ उठाकर समर्थन देते हैं। ये बहुत कम राज्यों में होता है। प्राइमरी या कॉकस के सभी राज्यों के मिले नतीजों के बाद ये साफ हो जाता है कि दोनों दलों से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कौन-कौन होंगे। इसके बाद नेशनल कन्वेंशन की बारी आती है, जिसमें प्राइमरी या कॉकस से चुने गए डेलीगेट्स वोट के जरिए राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनते हैं और सर्वोच्च टीम उम्मीदवार के नाम का आधिकारिक रूप से ऐलान करती है। फिर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार अपने समर्थकों के सामने एक भाषण देते हुए उम्मीदवारी को स्वीकार करता है और इसके साथ ही अपनी मर्जी से चुने हुए उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान करता है। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन इन्हीं तरीकों से अपने अपने दल की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार चुने गए और दोनों ने इसी तरीके से निक्की हेली और कमला हैरिस की उम्मीदवारी का ऐलान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की असली प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। सारी बाधाएं दूर होने के बाद अपनी अपनी पार्टी की तरफ से चुने गए उम्मीदवार पूरे देश में प्रचार के लिए निकलते हैं। देश भर में प्रचार के साथ ही इन उम्मीदवारों के बीच अलग अलग मुद्दों पर कई चरणों की लाइव बहस भी होती है। परंपरा के मुताबिक इस बार भी ये बहस हुई, जिसमें कभी ट्रंप तो कभी बाइडेन भारी पड़े। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद नवंबर के पहले मंगलवार को राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग होती है। इसमें मतदाता इलेक्टर्स का चुनाव करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम में सभी राज्यों की आबादी के हिसाब से निश्चित संख्या में इलेक्टर्स तय हैं। जब लोग वोट डालते हैं तो देश का राष्ट्रपति नहीं बल्कि राज्य का प्रतिनिधि चुनते हैं। जब अमेरिकी जनता एक बार अपने इलेक्टर को वोट दे देती है तो उसका राष्ट्रपति पद के चुनाव में कोई हाथ नहीं बच जाता। इसके बाद इलेक्टर पर निर्भर करता है कि वो किसे राष्ट्रपति बनाना चाहता है। इस व्यवस्था को इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। उम्मीदवारों को वोट में इलेक्टोरल कॉलेज जीतना होता है। हर इलेक्टर को राष्ट्रपति चुनने के लिए एक वोट देने का हक है। कुल 538 वोट होते हैं। किसी उम्मीदवार को जिस राज्य में सबसे ज्यादा इलेक्टर्स के वोट मिलते हैं, उस राज्य के सभी वोट उसी खास उम्मीदवार के खाते में चले जाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज के सिस्टम को उत्तर प्रदेश के इस उदाहरण से समझने की कोशिश कीजिए। मसलन उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और अगर कोई पार्टी बहुमत यानी 40 से ज्यादा सीटें हासिल कर लेती है तो फिर वो पूरे स्टेट को जीत लेती है और उस स्टेट के सभी 80 वोट उस पार्टी के खाते में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया से गुजरकर जिस उम्मीदवार को 270 या फिर उससे ज्यादा वोट मिलते हैं उसे राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। केवल 2 राज्यों मेन एंड नेब्रास्का में वोटों के अनुपात में इलेक्टर्स चुने जाते हैं। चुनाव की रात ही विजेता के बारे में पता चल जाता है, लेकिन वास्तविक तौर पर इलेक्टर्स 14 दिसंबर को अपना वोट डालकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं और अगले साल 20 जनवरी को विजेता उम्मीदवार राष्ट्रपति पद की शपथ लेता है। 4 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप भले ही दुनिया के लिए नया नाम रहा हो, लेकिन बीते 4 साल में ये 2 शब्द दुनिया के सबसे चर्चित 2 शब्द में बदल गए। अभिनेता, कारोबारी से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति तक का सफर तय कर चुके डोनाल्ड ट्रंप का बीते 4 साल का कार्यकाल अब इतिहास का हिस्सा है। एक बार फिर पूरी दुनिया की नजर डोनाल्ड ट्रंप पर है। Voting en masse. करीब 74 साल की उम्र में खुद को वोट देने के लिए जब दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के राष्ट्रपति मतदान केंद्र पर पहुंचे तो एक नौजवान की तरह उत्साहित नजर आए। No, not much. It was very secure. चाल वही, अंदाज वही। Thank you very much, everybody. जिसके लिए ट्रंप जाने जाते हैं और वोट डालने के बाद बाहर निकलते ही उन्होंने पत्रकार के सवाल के जवाब में इसका सबूत भी दे दिया। Much more secure than when you send in a... I voted for a guy named Trump. Thank you very much, everybody. करीब 4 साल पहले जब ट्रंप राष्ट्रपति बने तो वो अमेरिका के सबसे उम्रदराज प्रेसिडेंट थे।
ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति चुने गए जो कभी गवर्नर नहीं रहा और जिनका कोई खास पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। तब तमाम अनुमानों को धता बताकर उन्होंने हिलेरी क्लिंटन को हराया। इतिहास की सबसे कड़वाहट भरी जंग को जीतने के बाद जब वो पहली बार अमेरिका के सामने आए थे तो उन्होंने सारी चुनावी कड़वाहट भुला दी। An incredible and great movement. I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us, it's about us, on our victory. And I congratulated her and her family on a very, very hard-fought campaign. I mean, she fought very hard. उस चुनाव का असर यह रहा कि इस बार भी डेमोक्रेट्स भरोसे से नहीं कह पा रहे थे कि ट्रंप को हराया जा सकता है। ये ट्रंप की शख्सियत का ही असर है, जो अमेरिका के कामयाब कारोबारी भी हैं। उनके पास अरबों रुपए की संपत्ति है। न्यूयॉर्क के बेहद महंगे मैनहट्टन इलाके में उनके पास अच्छी खासी जायदाद है। डोनाल्ड ट्रंप का जन्म 4 जून 1946 में न्यूयॉर्क के क्वींस में हुआ था। उनके पिता रियल एस्टेट के बिजनेसमैन थे। 13 साल की उम्र में ट्रंप पढ़ने के लिए मिलिट्री स्कूल गए। बाद में 1964 में उन्होंने मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएशन किया। 1971 में ट्रंप मैनहट्टन में लाभदायक परियोजनाओं के निर्माण में शामिल हो गए थे। 70 के दशक में ही ट्रंप ने घाटे में चल रहे कमोडोर होटल को $7 करोड़ में खरीदा और बाद में 1980 में उन्होंने इस होटल को द ग्रैंड हयात के नाम से शुरू किया। 1982 में डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर बनवाया। यह न्यूयॉर्क की मशहूर इमारतों में से एक है। नब्बे के दशक में ट्रंप के रियल एस्टेट बिजनेस को काफी नुकसान पहुंचा। ताजमहल इन अटलांटिक सिटी और 1992 में ट्रंप प्लाजा को भी दिवालिया घोषित किया गया। 1999 में डोनाल्ड ट्रंप ने राजनीति में हाथ आजमाया। उन्होंने रिफॉर्म पार्टी बनाई। वो चाहते थे कि साल 2000 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में रिफॉर्म पार्टी उन्हें अपना उम्मीदवार बनाए, लेकिन पार्टी के अंदरूनी झगड़ों से तंग आकर फरवरी 2000 में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को चुनाव से अलग कर लिया। I asked someone to drop by. Mike? कारोबार और राजनीति के अलावा ट्रंप ने अभिनय की दुनिया में भी हाथ आजमाए। और सितंबर 1996 से लेकर अप्रैल 2002 तक एबीसी पर प्रसारित होने वाले अमेरिकी सिटकॉम टेलीविजन श्रृंखला स्पिन सिटी में नजर आए। Well, that must have been tough coming up with that much material. No. जबकि 1999 में सेक्स एंड द सिटी के सीजन 2 के एक एपिसोड में नजर आए। It is my esteemed pleasure to introduce Mr. and Mrs. Donald Trump. इसके अलावा उन्होंने लिटिल रास्कल्स और होम अलोन 2 जैसी फिल्मों में भी एक्टिंग की। लेकिन दुनिया ने उन्हें नेता और विवादित बयानों की वजह से पहचानना शुरू किया। 7 दिसंबर 2015 को डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ कैरोलिना की चुनावी रैली में सबसे विवादास्पद बयान दिया था, जिसमें उन्होंने मुसलमानों के लिए अमेरिका के दरवाजे पूरी तरह बंद करने की बात कही थी। Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. नस्लवाद से लेकर महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी के मामले में ट्रंप की आलोचना होती रही है, लेकिन इसके बावजूद वो 19 जुलाई 2016 को पहली बार अमेरिका की ग्रैंड ओल्ड पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने में कामयाब हो गए। I am officially running for President of the United States, and we are going to make our country great again.
डोनाल्ड ट्रंप की 3 शादियां हो चुकी हैं। इवाना और मार्ला मैप्लेस से उनका तलाक हो चुका है। अभी उनकी लाइफ पार्टनर मेलानिया है। ट्रंप से 2005 में मेलानिया की शादी हुई थी। ट्रंप के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। He will be your greatest, your truest, and your most loyal champion. तो इस बार के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में एक चेहरा ऐसा भी रहा जिसे ट्रंप के चुनाव की दशा दिशा पलटने वाला माना गया, और ये चेहरा रही भारतीय अफ्रीकी मूल की कमला हैरिस। कमला हैरिस का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना जाना उनके लिए बड़ी उपलब्धि है। कमला को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने के पीछे डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन की खास रणनीति रही। इनका नाम है कमला देवी हैरिस, जिन्हें अमेरिका कमला हैरिस के नाम से जानता है, और ये भारतीय मूल की पहली महिला हैं जिन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना है। 55 साल की कैलिफोर्निया की सीनेटर तीसरी महिला हैं जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए किसी बड़ी पार्टी से चुनी गई हैं। कमला हैरिस ऑकलैंड में पैदा हुई और अमेरिका में पली बढ़ी। कमला हैरिस की मां श्यामा गोपालन का जन्म चेन्नई में हुआ था। वो अमेरिका में कैंसर शोधकर्ता वैज्ञानिक थी। श्यामा गोपालन ने अफ्रीकी मूल के अमेरिकी डोनाल्ड हैरिस से शादी की थी। दोनों की 2 बेटियां हुई जिनके नाम कमला हैरिस, माया हैरिस रखे गए। इस तरह कमला हैरिस भारतीय अफ्रीकी मूल की अमेरिकी महिला हुई। कमला हैरिस ने इस बार के चुनाव में अपनी 2 पहचान यानी भारतीय मूल और अफ्रीकी मूल को खूब भुनाया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में कमला हैरिस ने अपने भारतीय मूल को जगजाहिर भी किया और खुद को ब्लैक अमेरिकी बताया। So I was born in Oakland. Yeah. and raised in the United States, except for the years that I was in high school in Montreal, Canada. And look, this is the same thing they did to Barack. Yes. This is not new to us, and so I think that we know what they're trying to do. They're trying to do what has been happening over the last 2 years, which is powerful voices trying to sow hate and division among us. Howard taught me, and it has taught you. कभी बिडेन की प्रतिद्वंदी और आलोचक रही हैरिस आज सहयोगी के तौर पर उनके साथ खड़ी हैं। हैरिस कभी खुद राष्ट्रपति बनना चाहती थी, जिससे 2019 में उन्होंने ये कहते हुए हाथ पीछे खींच लिया था कि इस चुनाव के लिए उनके पास जरूरी फंड नहीं है। लेकिन बाद में जो बाइडेन ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद के अपने सहयोगी उम्मीदवार के रूप में चुन लिया। No doubt that I picked the right person to join me as the next Vice President of the United States of America, and that's Senator Kamala Harris. The case against Donald Trump and Mike Pence is open and shut. कमला हैरिस ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री ली। इसके बाद वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने लगी। पढ़ाई पूरी होने पर सैन फ्रांसिस्को की अल्मीडा काउंटी में बतौर जिला अटॉर्नी उन्होंने करियर शुरू किया। 2003 तक वो सैन फ्रांसिस्को की सबसे बड़ी सरकारी वकील बन गई। इसके बाद 2017 में कैलिफोर्निया में सीनेटर चुनी गई।
जिस पद की उम्मीदवारी तक कमला हैरिस पहुंची हैं, उस पद के लिए जो बाइडेन के पास 1 दर्जन से ज्यादा महिलाओं के नाम थे, लेकिन बाइडेन ने एक बड़ी रणनीति के तहत कमला हैरिस का नाम चुना। अमेरिका की राजनीति को करीब से समझने वाले चुनाव के शुरुआती दौर में ही समझ चुके थे कि बाइडेन उपराष्ट्रपति के लिए कमला हैरिस को अपना उम्मीदवार बना सकते हैं। सिर्फ 4 साल सीनेट में रही हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी में मजबूत पकड़ तक साबित कर चुकी हैं। जब 11 अगस्त 2020 को बाइडेन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए उनके नाम का ऐलान कर दिया, बाइडेन को अपनी पार्टी के लिए एक अश्वेत महिला उम्मीदवार की तलाश थी। कमला हैरिस को चुनकर 2 समुदाय साधने की कोशिश की गई। दरअसल अश्वेत समुदाय से कमला के पिता का नाता है और भारतीय समुदाय से कमला की मां का नाता है। इसलिए कमला को चुनकर बाइडेन ने दोनों समुदायों के वोट बटोरने की कोशिश की। कमला हैरिस ने महिला नेताओं की बड़ी फहरिस्त को पछाड़कर इस मुकाम तक अपनी जगह बनाई है। यह उनके लिए बड़ी उपलब्धि है। Let me introduce to you, for the first time, your next Vice President of the United States, Kamala Harris. Maybe even longer. But look, we feel good about where we are. We really do. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. We knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote that it was going to take a while. We're going to have to be patient until the hard work of tallying the votes is finished. And it ain't over till every vote is counted, every ballot is counted. But we're feeling good. We're feeling good about where we are. We believe one of the nets that we've already won Arizona, but we're confident about Arizona. That's a turnaround. We also just called it for Minnesota, and we're still in the game in Georgia, although that's not one we expected. And we're feeling real good about Wisconsin and Michigan. And by the way, it's going to take time to count the votes. We're going to win Pennsylvania. I've been talking to folks in Philly, Allegheny County, Scranton, and they're really encouraged by the turnout and what they see. Look, you know, we could know the results as early as tomorrow morning, but it may take a little longer. As I've said all along, it's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. And I want to thank every one of you who came out and voted in this election. And by the way, Chris Coons and the Democrats, congratulations here in Delaware. Pardon? John Carney. Hey, John, the Gov, yeah, the whole team, man. You've done a great job. I'm grateful to the poll workers, to our volunteers, our canvassers, everyone who participated in this democratic process. And I'm grateful to all of my supporters here in Delaware and all across the nation. Thank you, thank you, thank you. And folks, you heard me say it before. Every time I walk out of my grandpa's house up in Scranton, he'd yell, "Joey, keep the faith." And my grandma, when she was alive, yelled, "No, Joey, spread it." Keep the faith, guys. We're going to win this. Thank you, thank you, thank you. Your patience is great. Let's walk over here. सुन रहे थे जिन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। हालांकि अभी जो आंकड़े हैं वो 215 देखिए जो बाइडेन के ही दिखा रहे हैं, रिपब्लिकन के 174। लेकिन अभी यहाँ पेच ये कि बाइडेन की क्या राह मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जो बचे हुए नतीजे आने हैं वो अब ट्रंप की तरफ ज्यादातर झुके नजर आ रहे हैं, ऐसी संभावना दिख रही है। और इसीलिए हालांकि बाइडेन सामने आए अपने समर्थकों के लिए, बचे हुए जो राज्य हैं वहां पर ट्रंप का देखिए पलड़ा जो है वो भारी है और बाइडेन की क्या उससे राहत जो है वो मुश्किल हो जाएगी, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल बाइडेन पहुंचे